नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने कल का जो वीडियो देखा था उसमें हमारे लेड एसिड सेल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त थी। आज लेड एसिड सेल के दोष, ठीक है, लेड एसिड सेल में यानी कौन कौन से दोष होते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोषों के नाम हमें पता होना चाहिए कि लेड एसिड सेल में कौन कौन से दोष होते हैं, तरह से देखते हैं। पहला दोष है कोरोजन, दूसरा है हमारा सेडिमेंटेशन, तीसरा है हमारा बकलिंग, चौथा है हमारा सल्फेशन। लेड एसिड सेल में 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला है कोरोजन, दूसरा सेडिमेंटेशन, तीसरा है बकलिंग और चौथा है हमारा सल्फेशन। ठीक है, अब एक एक दोष के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है हमारा कोरोजन। ये जो कोरोजन दोष है हमारा लेड एसिड सेल के टर्मिनलों पर उत्पन्न होता है। किस पर होता है ये? टर्मिनलों पर, यानी कि इसके जो टर्मिनल होते हैं एनोड और कैथोड, इनके टर्मिनलों के ऊपर क्या है, एक नीली सफेद नीली परत छा जाती है। टर्मिनलों को जब ये कार्य करती है बैटरी सेल, तो इसके ऊपर, इस टर्मिनल के ऊपर क्या क्या हो जाता है, सफेद नीली परत छा जाती है। और ये जो सफेद नीली परत अचानक बना देती है, यानी कि आउटपुट जो सप्लाई इससे प्राप्त करते हैं, हम कोई संयोजक बिंदु लगाते हैं तो इससे क्या है, आउटपुट सप्लाई लेने में क्या है, दुविधा पैदा होती है, यानी कि आउटपुट सप्लाई प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, तो कोरोजन दोष क्या होता है? कोरोजन दोष बैटरी के सेल के टर्मिनलों पर सफेद व नीली परत छा जाना क्या कहलाता है? कोरोजन दोष। ठीक है, अब इस दोष को समाप्त करने के लिए क्या करना होता है? तो कोरोजन दोष, देखो सफेद नीली कोरोजन दोष का कारण क्या है? सफेद टर्मिनलों पर सफेद नीली परत छा जाना क्या कहलाएगा? कोरोजन। अब इस जो कोरोजन दोष को दूर करने के लिए, यानी कि इस दोष को दूर समाप्त तो पूर्णतः नहीं कर सकते, लेकिन इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? यानी कि इसके टर्मिनलों पर एक कपड़ा को भिगा करके और इसको कपड़े से साफ कर देते हैं। किससे? तो ये परत क्या है, पानी से संपर्क, कपड़े से साफ हो जाती है। और उसके बाद में इस पर क्या करेंगे हम, ग्रीस की, एक पतले ग्रीस की लेप चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कोरोजन दोष में क्या होता है? कोरोजन दोष को समाप्त कैसे किया जाएगा, यानी कि कम कैसे किया जाएगा? पतले ग्रीस की लेप चढ़ाने से ये क्या होगा, यानी कि पतले ग्रीस की लेप चढ़ाने से इस दोष में कमी हो जाती है। पूर्ण समाप्त तो नहीं होता। तो बस इतना ध्यान रखना, कोरोजन दोष टर्मिनलों पर सफेद नीली परत छा जाना कोरोजन कहलाता है सेल में। जबकि दोष को दूर पतले ग्रीस की लेप चढ़ा देना है क्या कहलाएगा, यानी कि चढ़ा देने से इस दोष को कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है, इसको समझें। ठीक है, सेडिमेंटेशन दोष है, इसमें क्या है, जो हमारा ये जो होता है ना सेल, लेड एसिड सेल, इसमें जो प्लेटें प्रयोग की जाती हैं, धातु जो प्रयोग की जाती हैं, यानी कि इसमें PbO3 की
Pb3O4, यानी कि रेड लेड की लुगदी प्रयोग की जाती है। ठीक है, किसकी लुगदी प्रयोग की जाती है? रेड लेड, यानी कि लाल शीशे की। ये कठोर नहीं होकर के, यानी कि ये जो रेड लेड है ये कठोर धातु नहीं होकर के ये थोड़ी मुलायम होती है, और जिससे क्या है, इसमें जब हम इसको क्रियाशील करते हैं, यानी कि जब काम में लेते हैं सेल को, तो जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और जल डालते हैं, तो क्या है इसमें जब ये क्रिया करता है तो इसकी क्या है, कुछ धातु यानी कि इसकी रेड लाइट की प्लेट क्या है, इसके छटकने लग जाती है, टूटने लग जाती है। ठीक है, और ये टूटने से क्या है, इस सेल के नीचे रेस्टों के पर जमा हो जाती है, गुटकों के पास में जमा हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है। जिससे क्या है, सेल में यानी कि ये जो है ये शॉर्ट प्लेट है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन दोस्त में क्या है कि भाई प्लेट यानी कि लुगदी का रेड लेड की प्लेटों का टूटना, सेल के नीचे परत में जम जाना, यही एक प्रकार का सेडिमेंटेशन दोष होगा। ठीक है, इससे क्या है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी, और इसी दोष को हम क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। ध्यान रखना है इसको। अब इसको दूर कैसे किया जाएगा? ठीक है, अब इसको दूर कैसे किया जाएगा, इसके निवारण के लिए ध्यान रखना है इसमें, हमेशा जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और उसमें जल डालते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के साथ जल डालते हैं ना H2O, तो इसमें क्या है, हमेशा आसुत जल डालें। कौन सा जल डालें? आसुत जल। ठीक है, यानी कि शुद्ध जल जो होता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर जिसे कहते हैं, डिस्टिल वाटर ही डालें, क्योंकि और प्रकार का जल डालें तो उसमें क्या है, कई प्रकार की अशुद्धि होती है, उनके कारण भी छिटकने लग जाती है। ध्यान रखना, इस सेडिमेंटेशन दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, हमेशा इसमें क्या डालें? आसुत जल डालें, आसुत जल ही डालें। ठीक है, दो दोष क्लियर। अब तीसरा है हमारा वकलिंग। वकलिंग नाम से ये स्पष्ट है, वकलिंग। ठीक है, तो ये जो वकलिंग दोष होगा, सेल को यानी कि तीव्र अधिक धारा पर चार्ज करना और अधिक धारा पर डिस्चार्ज करना, सेल को अधिकतम धारा पर चार्ज करना और अधिकतम धारा पर डिस्चार्ज करना। जैसे कि 6 एम्पियर से अधिक सेल को चार्ज करने पर और 25 एम्पियर से अधिक डिस्चार्ज करने पर सेल की जो प्लेटें ये क्या हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। ठीक है, कितने एम्पियर? 6 एम्पियर से अधिक चार्ज पर 25 एम्पियर से अधिक डिस्चार्ज करने पर सेल की प्लेटें क्या है, मुड़ जाती है। कहने का मतलब है बकलिंग दोष में क्या है, सेल यानी कि लेड एसिड सेल की प्लेटों का मुड़ना, प्लेटों का मुड़ना। ठीक है, ये जो प्लेटें लगी होती हैं एनोड और कैथोड की, ये जो प्लेट है ये क्या है, मुड़ जाती है, यानी कि एक दूसरे के अकड़ जाती है। ठीक है, इनसे क्या है, ये बकलिंग दोष कहलाता है। ठीक है, तो बकलिंग दोष क्या होता है, लेड एसिड सेल की प्लेटों का मुड़ना ही क्या कहलाएगा, बकलिंग दोष। अब इसको दूर कैसे किया जाएगा? इसको दूर इसी से किया जा सकता है, इस सेल को हमेशा यानी कि 6 एम्पियर से अधिक पर तो कभी रिचार्ज नहीं करना चाहिए, और चार्ज नहीं करना चाहिए, और 25 एम्पियर से अधिक पर डिस्चार्ज कभी नहीं करें। बस इसका यही निवारण है, यानी कि अधिक एम्पियर पर ना तो इसे डिस्चार्ज करें और ना ही इसे चार्ज करना चाहिए। ठीक है, और ना ही कम एम्पियर, ज्यादा सामान्य से कम पर भी इसको रिचार्ज नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि 25 एम्पियर से अधिक डिस्चार्ज और 6 एम्पियर से अधिक पर चार्ज नहीं करना चाहिए। किसको? लेड एसिड सेल को, इसको अगर बकलिंग दोष से बचाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सल्फेशन, अंतिम। सल्फेशन, ये सल्फेशन दोष क्या होता है? ये सल्फेशन दोष वह होता है, यानी कि लेड एसिड सेल को, सल्फेशन वो होता है यानी लेड एसिड सेल को लंबे समय तक रिचार्ज ना करना।
यानी कि चार्ज व डिस्चार्ज न करना, यानी कि एक सप्ताह से अधिक बैटरी को चार्ज व डिस्चार्ज न करने पर सेल में क्या हो जाते हैं, सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य समझना, यानी कि कहने का मतलब ये मेरा बैटरी को सेल को हमेशा एक सप्ताह में एक बार चार्ज और डिस्चार्ज कर लेना चाहिए, ठीक है। और यदि इसको चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो सेल की प्लेटें क्या है, अकड़ जाती हैं और ये चार्ज और चार्ज होने में बहुत समस्या उत्पन्न करती है, ठीक है। तो जिससे क्या है, हम क्या कहते हैं, सल्फेशन दोष। तो यानी कि एक सेल को एक सप्ताह से अधिक समय में चार्ज व डिस्चार्ज न करना क्या कहलाएगा, सल्फेशन दोष। और इस दोष को निवारण में यही है कि एक सप्ताह में हमेशा इसको चार्ज व डिस्चार्ज करते रहना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। तो हमेशा सेल को क्या, अब इसमें क्या है, इसकी चार्ज की अवस्थाएं और है, यानी कि हम लेड एसिड सेल, अब देखो सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं, यानी कि ये सेल का हमारा एक प्रकार से सिंपल होता है, ठीक है। यदि इसी सेल में हम कहीं दो या दो से अधिक सेल जोड़ दें इस प्रकार से, यानी कि एक सेल और ये दो सेल अगर इनको जोड़ दें हम, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी बैटरी। यानी कि सेलों के समूह को, ये तो सेलों का समूह होगा, उन्हें क्या कहेंगे हम, बैटरी कहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको बैटरी की, यानी कि इस लेड एसिड सेल का तो समझो हमारा बैटरी, तो ये बैटरी की चार्ज की अवस्था क्या, लेड एसिड बैटरी की चार्ज की अवस्था, ठीक है। अब लेड एसिड सेल की चार्ज की अवस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, पहली अवस्था है पूर्ण चार्ज अवस्था, जिसे हम कहते हैं फुल चार्ज अवस्था। दूसरी हमारी अर्ध चार्ज अवस्था, तीसरी हमारी डिस्चार्ज अवस्था, ठीक है। तो बैटरी की चार्ज की अवस्था कितनी होती है, तीन अवस्थाएं होती हैं, फुल चार्ज, अर्ध चार्ज और डिस्चार्ज। अब फुल चार्ज में देखते हैं, ठीक है। फुल बैटरी पूर्ण चार्ज अवस्था में इसकी वोल्टेज और सापेक्ष घनत्व ये देखना है। तो बैटरी जब फुल चार्ज होती है तब इसकी वोल्टता हम मापते हैं वोल्टमीटर से, ठीक है। तब इस वोल्टमीटर जो होगा वो कितनी इसकी क्षमता दिखाएगा, तो बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में हमेशा 2 वोल्ट इसकी वोल्टेज क्षमता दर्शाएगा, ठीक है, क्या, वोल्टमीटर, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन डिस्चार्ज टेस्टर आता है, वो आपके क्षमता मापेगा, ठीक है। वोल्टमीटर कितने फुल चार्ज अवस्था में 2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, ठीक है। अब इसकी आपेक्ष घनत्व, आपेक्ष घनत्व घनत्व आपेक्ष घनत्व में, यानी कि इसकी आपेक्ष वोल्टता और आपेक्ष दोनों अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसके आपेक्ष घनत्व का मान है वो कितना होगा फुल चार्ज में, तो 1.25 से 1.28 आपेक्ष घनत्व का मान होगा, यानी कि हायर डिस्चार्ज सर्किट से जब हम मापेंगे इसकी क्षमता, तो ये दर्शाएगा 1.25 से 1.28 या लगभग 1.30 भी कह सकते हैं। इसका एक बिजली विभाग में पिछली बार क्वेश्चन आया कि भाई बैटरी जब आप फुल चार्ज अवस्था में अपनी क्षमता कितनी दर्शाती है, तो लगभग 1.30, ठीक है, आपेक्ष घनत्व मान हाइड्रोमीटर इसका मान दर्शाएगा, या 1.25 1.28। अब इस फुल चार्ज अवस्था में एक और कंडीशन और बनती है कि भाई चलो, एक आपने वोल्टमीटर से वोल्टेज माप ली, एक आपने हाइड्रोमीटर से आपेक्ष घनत्व माप लिया, इससे पता कर सकते हैं। एक तीसरी कंडीशन और है इसकी पता करने का, इससे बुलबुली, इसका भी मेट्रो में क्वेश्चन आया है कि भाई बैटरी फुल चार्ज अवस्था में कौन सी कंडीशन आपके पास, यदि वोल्टमीटर नहीं आपेक्ष घनत्व, आप पता कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना है इसका हमें, ये जो जब बैटरी फुल चार्ज होगी तो बुलबुले स्थापित करेगी, यानी कि बैटरी के आंतरिक शरीर में क्या होगी, बुलबुले स्थापित होते हैं, ठीक है। बुलबुले, यह कह सकते हैं हम गैस है, तीव्र गति से गैस उत्पन्न करेगी,
तीव्र गति से गैस स्थापित करें। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं। एक और कंडीशन और है, अगर आप इसमें आप फुल चार्ज अवस्था में, एक और कंडीशन बता देता हूं मैं आपको। रुक गई, कैंसिल आ गया। ठीक है, एक कंडीशन और है भाई, इसका आपेक्ष इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोलाइट की जो तरलता है ना, फुल चार्ज अवस्था में वो क्या गाढ़ी हो जाती है। कैसा हो जाता है, यानी कि डिस्चार्ज में तो ये बिल्कुल तरल होता है, लेकिन फुल चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या है, ये क्या गाढ़ा हो जाता है, यानी कि द्रव का गाढ़ा होना, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का द्रव का क्या हो जाता है, गाढ़ा। तो ये चार कंडीशन है इसमें, प्रत्येक बिंदु से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब हमारी आएगी डिस्चार्ज अवस्था, सॉरी अनचार्ज अवस्था। अर्चार्ज अवस्था, अर्चार्ज अवस्था यानी कि बैटरी की अर्चार्ज अवस्था में कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो वोल्टेज होता है 2 वोल्ट से 2.15, ये अर्चार्ज अवस्था होगी। ठीक है, 2 से 2.15 वोल्ट कितनी क्या होगा इसका मान, यानी कि 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट अर्चार्ज अवस्था होगी। ठीक है, जबकि आपेक्षिक घनत्व, ये मैं पहले बता चुका हूं, ये वोल्टेज का पता कैसे करेंगे, वोल्टमीटर से। जबकि आपेक्षिक घनत्व का पता हम किससे करेंगे, एक दो यंत्र आते हैं, एक तो आता है हमारा हाइड्रोमीटर, दूसरा होता है हायर डिस्चार्ज टेस्टर। आपेक्षिक घनत्व होगा इसका मान 1.25। ठीक है, 1.25 इसका क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व का मान होगा, यानी 1.22 से 1.25 आपेक्षिक घनत्व का मान होता है, ये ध्यान रखना है, या 1.20 से 1.25। तो 1.20 से 1.25। अब आपेक्ष घनत्व इसके आगे पीछे हम कोई मान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपेक्ष घनत्व का कोई मान होता ही नहीं, यानी मात्रक होता ही नहीं है। वोल्टेज का तो मात्र वोल्ट है ना, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। इस वजह से एक हाइड्रोमीटर डायरेक्ट इसका मान दर्शाएगा क्या, 1.20 से 1.25। इसका मतलब बैटरी हमारी अर्धचार्ज अवस्था है। दूसरा है, अब वही गैस, यानी कि इससे गैस है, धीमी गति से गैस उत्पन्न होगी, या बुलबुले धीमी गति से उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रोलाइट में बुलबुले धीमी गति से, या फिर गैस धीमी गति से उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है, बैटरी अर्धचार्ज हो चुकी है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब है हमारी डिस्चार्ज अवस्था। डिस्चार्ज अवस्था में क्या है, डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट से कम होगा, 2 वोल्ट से कम। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व 1.20 से कम। ठीक है, जबकि गैस बिल्कुल नहीं, मृत अवस्था में, बिल्कुल शांत अवस्था में गैस के बुलबुले बिल्कुल नहीं। ठीक है, गैस के बुलबुले बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और इसका इलेक्ट्रोलाइट जो तरलता है वो बिल्कुल तरल अवस्था में होगा, यानी आपेक्ष घनत्व, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, तरल अवस्था में, बिल्कुल पानी की जैसे तरल अवस्था में हो जाएगा। डिस्चार्ज अवस्था में तरल अवस्था में रहता है।
ठीक है। तो ये बैटरी की 3 अवस्थाएं थी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है। अब इसकी चार्ज की अवस्थाएं किससे जांच सकते हैं भाई, बैटरी चार्ज की अवस्थाएं, तो मैं आपको बता ही रहा था भाई, हाइड्रोमीटर से और हायर डिस्चार्ज सेल्टर से आप पता कर सकते हो कि भाई बैटरी के चार्ज पता कितनी चार्ज है कितनी नहीं है। अब ये हाइड्रोमीटर क्या होता है इसके बारे में भी हम देखते हैं, है ना। चलो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर एक इस प्रकार का यंत्र इस प्रकार का एक उपकरण होता है, यानी कि हाइड्रोमीटर, ये जो है हमारा हाइड्रोमीटर है, यानी कि ये कांच का बाहर से जो इसका कांच का एक बड़ा होता है, ये इसकी नॉब होती है ना, और ये ऊपर से वाल्व होता है, ठीक है, और इसमें आंतरिक सिरा जो होगा वो क्या होगा, फ्लॉट। इस जो फ्लॉट में, इस हाइड्रोमीटर के फ्लॉट में मान अंकित रहते हैं 1.20 1.15 ऐसे, ये मान अंकित में बता रहा ना, ये 1.20 से और 1.25 ये इस प्रकार से मान रहते हैं, इसमें इस फ्लॉट में मान रहते हैं। जैसे इस नॉब को हम बैटरी के आंतरिक सिरे में हम जब डोबेंगे तो इस वाल्व को दबाना पड़ेगा, और दबाने से क्या है, इसके आंतरिक नॉब की सहायता से इसमें क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट, और जैसे इसकी जो फ्लॉट है वो इसकी कंडीशन दर्शाती है, चार्ज की अवस्था कैसा दर्शाएगी, यदि ये जो फ्लॉट है इसमें जैसे आपने कोई द्रव भरा और यदि ये फ्लॉट पूर्णतः डूबा हुआ है पानी इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, माना डूबा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, बैटरी हमारी डिस्चार्ज, यानी कि कुछ मान दिया है 1.20 से कम मान दर्शा रही है, ये अगर इसका मान है यहाँ पर लिखा हुआ 1.20 से कम मान दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है, बैटरी हमारी डिस्चार्ज है। या फिर अगर इसका जो फ्लॉट है ये थोड़ा उभरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ ऊपर की ओर, और वो जो मान है 1.20 से 1.25 मान अंकित कर रहा है यहाँ पर, है ना, ये जो मान 1.20 से, तो इसका मतलब चार्ज है। और यदि फ्लॉट पूर्णतः ऊपर बाहर निकल गया है और वो 1.25 से ऊपर दर्शा रहा है 1.28 से 1.30 की समथिंग, तो इसका मतलब क्या है, बैटरी फुल चार्ज है। तो ये इसकी चार्जिंग कंडीशन थी हमारी हाइड्रोमीटर की। हाइड्रोमीटर इस प्रकार का यंत्र होता है, ठीक है, कांच का कांच की एक नलिका होती है, नलिका के अंदर एक फ्लॉट होता है, फ्लॉट एक बार, ये सारी चीजें आप एक बार बुक से भी पढ़ के देख लेना, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। और थोड़ा आप यहाँ पढ़ने के साथ साथ में आपको एक बुक्स का भी सहारा लेना चाहिए, जिससे कि आपको छोटी मोटी जो कमी है वो साथ में पूरी हो जाए, है ना। एक दो बार वीडियो रिवाइज करके देखा, उसके बाद आपने वो देखा। एक दूसरा हमारा हाइड्रेट डिस्चार्ज सेंटर, उसको आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो ये इसके बारे में संबंध में जानकारी थी, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ठीक है।